11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार एक किशोर को फांसी दी गई। उस समय उनके हाथ में गीता की प्रति थी और उनकी उम्र थी 18 साल 8 महीने और 8 दिन। जेल के बाहर उन्हें विदाई के लिए एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, जिस तरह भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का नाम बड़े गर्व के साथ इतिहास में दर्ज है, इनका नाम जिस सम्मान के साथ लिया जाता है, उसी सम्मान के हकदार दो वीर और हुए जिन्हें इतिहास से गुमनाम कर दिया गया। आज मैं उन्हीं दो वीरों की वीरता की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूं। असल में वे दोनों पहले भगत सिंह और चंद्रशेखर थे। नाम था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 19 जुलाई 1905 को जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का फैसला किया, बंगाल ही नहीं पूरे भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा। हर जगह विरोध मार्च, विदेशी सामान का बहिष्कार और अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लेखों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई। उसी जमाने में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र दत्त ने जुगांतर अखबार में एक लेख लिखा जिसे सरकार ने राजद्रोह माना। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने न सिर्फ प्रेस को जब्त करने का आदेश दिया, बल्कि भूपेंद्र दत्त को ये लेख लिखने के आरोप में 1 साल की कैद की सजा सुनाई। इस फैसले ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में आग में घी डालने का काम किया। यही नहीं, किंग्सफोर्ड ने वंदे मातरम का नारा बुलंद करने वाले एक 15 वर्षीय छात्र खुदीराम बोस को 15 बेंत लगाने की कठोर सजा सुना दी। इसके बाद 6 दिसंबर 1907 की रात को मिदनापुर जिले में नारायणगढ़ के पास बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश हुई। कुछ दिनों बाद चंद्रनागौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक और ट्रेन को उड़ाने का एक अन्य प्रयास किया गया, जिसमें बरिंद्र घोष, उल्लासकर दत्त और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। 1906 में मिदनापुर में एक मेले का आयोजन किया गया। सत्येंद्रनाथ बोस ने वंदे मातरम शीर्षक से अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए एक पर्चा छपवाया था। खुदीराम बोस को मेले में इस पर्चे के वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहां अंग्रेजों के एक पिट्ठू रामचरण सेन ने उनको शासन विरोधी पर्चा बांटते देख लिया। उन्होंने इसकी सूचना वहां तैनात एक सिपाही को दे दी। पुलिस के एक सिपाही ने खुदीराम बोस को पकड़ने का प्रयास किया। खुदीराम ने उस सिपाही के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। तभी वहां अन्य पुलिस वाले भी पहुंच गए। उन सब ने मिलकर खुदीराम बोस को पकड़ लिया। सत्येंद्रनाथ भी उसी मेले में घूम रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को झिड़कते हुए कहा, आपने डिप्टी मजिस्ट्रेट के लड़के को क्यों पकड़ा है? ये सुनते ही सिपाहियों के होश उड़ गए और जैसे ही सिपाहियों की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई, खुदीराम बोस वहां से गायब हो गए। बाद में डी वेस्टन की अदालत में सत्येंद्रनाथ पर पुलिस को भ्रमित करने वाला आरोप लगाकर एक मुकदमा भी चला, लेकिन उन पर यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। वेस्टन ने अपना फैसला इस तरह लिखा कि अप्रैल 1906 में सत्येंद्रनाथ को अध्यापक पद से निलंबित कर दिया गया। 8 अप्रैल 1908 को 17 वर्षीय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का दायित्व सौंपा गया। इससे पहले क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को एक पार्सल बम भेजकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो पार्सल उसने नहीं खोला। पार्सल खोलते हुए एक अन्य कर्मचारी घायल हो गया। इस बीच क्रांतिकारियों की गतिविधियों से डरकर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया। युगांतकारी संगठन की ओर से खुदीराम को 2 पिस्तौल और प्रफुल्ल चाकी को 1 पिस्तौल और कारतूस देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया। हेमचंद कानूनगो ने उन्हें कुछ हैंड ग्रेनेड भी दिए। लक्ष्मण चोपड़ा खुदीराम बोस की जीवनी में लिखते हैं कि 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अपने मिशन पर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां दोनों वीर मोती झील क्षेत्र में एक धर्मशाला में ठहरे। दोनों युवाओं ने बारीकी से किंग्सफोर्ड के आवास और उसकी दिनचर्या का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस के गुप्तचरों को इस योजना की कुछ भनक लग गई।
उन्होंने किंग्सफोर्ट को सचेत करते हुए उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को इस बात का अंदाजा हो गया कि किंग्सफोर्ट हर रात विक्टोरिया बग्घी में अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आता है। दोनों ने योजना बनाई कि क्लब से वापसी के समय किंग्सफोर्ट की बग्घी पर बम फेंककर उसकी हत्या कर दी जाए। उस जमाने में मुजफ्फरपुर के स्टेशन क्लब में शाम को बहुत रौनक हुआ करती थी। वहां हर शाम ब्रिटिश अधिकारी और ऊंचे पदों पर काम करने वाले भारतीय जमा होकर पार्टी करते थे और इंडोर गेम्स भी खेला करते थे। लेकिन कलकत्ता की तुलना में मुजफ्फरपुर की शामें जल्दी खत्म हो जाया करती थीं। उस दिन किंग्सफोर्ट अंग्रेज बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहा था। 30 अप्रैल 1908 की शाम 8:30 बजे जब खेल खत्म हुआ तो दो अंग्रेज महिलाएं श्रीमती कैनेडी और ग्रेस कैनेडी घोड़ी की एक बग्घी पर सवार हुईं। ये बग्घी किंग्सफोर्ट की बग्घी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। दूसरी बग्घी में किंग्सफोर्ट और उनकी पत्नी सवार हुए। उन महिलाओं ने वही सड़क ली जो किंग्सफोर्ट के घर के सामने से होकर जाती थी। नूरुल हुदा अपनी किताब द अलीपुर बॉम्ब केस में लिखते हैं कि वो अंधेरी रात थी जब बग्घी किंग्सफोर्ट के घर के पूर्वी गेट पर पहुंची तो सड़क के दक्षिणी छोर पर छिपे हुए दो लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने बग्घी के अंदर बम फेंक दिया। बग्घी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो महिलाओं को गंभीर चोट लगी। बग्घी चलाने वाला भी घायल होकर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। घायल लोगों को किंग्सफोर्ट के घर लाया गया। ग्रेस कैनेडी की एक घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि श्रीमती कैनेडी अगले 24 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। 2 मई को उसकी भी मौत हो गई। घटना के रिकॉर्ड में बताया गया कि बम का धमाका इतना तेज नहीं था, लेकिन उसको इतने अचूक निशाने के साथ फेंका गया था कि अगर हत्यारों से निशाना लेने में 1 फीट की भी गलती हुई होती तो 2 महिलाओं में कम से कम एक की जान बच जाती। जब कलकत्ता पुलिस ने किंग्सफोर्ट की संभावित हत्या के बारे में आगाह किया तो उनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों तहसीलदार खां और फयाजुद्दीन को तैनात किया गया था। 30 अप्रैल की शाम इन दोनों पुलिसकर्मियों को स्टेशन क्लब और किंग्सफोर्ट के घर के बीच गश्त लगाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। 8:30 बजे उन्हीं पुलिसकर्मियों ने किंग्सफोर्ट के घर के बाहर धमाका सुना था और वहां से 2 लोगों को दक्षिण की तरफ भागते हुए भी देखा था, लेकिन फिर वो लोग अंधेरे में खो गए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से तो भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में खुदीराम के जूते वहीं रह गए। घटना के बाद जिला के पुलिस अधीक्षक ने मुजफ्फरपुर से मोकामा और बांकीपुर की दिशा में इन लोगों को पकड़ने के लिए कई पुलिसकर्मियों को रवाना किया। जिला प्रशासन ने भी ये घोषणा कर दी कि जो शख्स इन लोगों के बारे में सूचना देगा उसे 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। पूरे मुजफ्फरपुर शहर में सनसनी फैल गई। खुदीराम और चाकी रेल पटरियों के किनारे भागते हुए समस्तीपुर के पास बैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लगभग 24 मील की दूरी पैदल ही भागते हुए तय कर ली थी। बैनी स्टेशन के बाहर दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिलकर इस संकल्प के साथ अलग अलग दिशाओं में चल पड़े कि अगर जीवन रहा तो कलकत्ता में फिर मिलेंगे। 1 मई 1908 की सुबह बैनी रेलवे स्टेशन के पास किशोर खुदीराम बोस पानी पीकर विश्राम के लिए बैठे ही थे। उन्होंने सुना कि लोग आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से किसी ने कहा, वो किंग्सफोर्ट तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेज माँ बेटी मारी गई। यह सुनकर खुदीराम को धक्का लगा। उनके मुंह से अनायास ही निकला, तो क्या किंग्सफोर्ट नहीं मरा? वहां पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उत्तेजना, उम्र के साथ साथ उसका बांग्ला बोलने का लहजा और नंगे पांव होने के कारण संदेह में खुदीराम फौरन पकड़ लिए गए। जब उन्हें पकड़ा जा रहा था उस वक्त उनके कपड़ों से एक रिवॉल्वर नीचे गिर गया। उन्होंने फायर करने की मंशा से तुरंत एक छोटा लोडेड रिवॉल्वर निकाल लिया। उनकी जेब से 37 कारतूस और 30 रुपए भी मिले। खुदीराम की कमर से एक धारीदार कोट बंधा हुआ था। बाद में तहसीलदार खां ने पहचाना कि क्लब के बाहर खुदीराम बोस यही कोट पहने हुए थे। बोस की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उन्हें लाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बैनी पहुंच गए। बाद में
तहसीलदार और फयाजुद्दीन ने खुदीराम बोस की शिनाख्त की और कहा कि ये उन दो लोगों में से एक थे जो 30 अप्रैल 1908 के क्लब के सामने दिखे थे। घटनास्थल पर पाए गए जूतों को खुदीराम बोस को पहनाकर देखा गया। जूते उनको बिल्कुल सही आए। खुदीराम ने खुद स्वीकार किया कि ये उनके ही जूते हैं। पुलिस की पूछताछ में बोस ने अपने साथी का असली नाम न बताकर उसका नाम दिनेश चंद्र रॉय बताया। खुदीराम ने माना कि उनसे किंग्सफोर्ड की बग्गी को पहचानने में गलती हुई थी। खुदीराम बोस जब पुलिस बंदी के रूप में मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक देखने के लिए खड़े थे। 1 मई की शाम 6 बजे सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी ने सिंहभूम जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। समस्तीपुर स्टेशन पर नंदलाल ने प्लेटफॉर्म पर एक बंगाली युवक को नए कपड़े और जूते पहने हुए देखा। उनकी वेशभूषा से उसे कुछ शक हुआ। वो उस डिब्बे में घुस गया जहां वो युवक बैठा था। उसने उस युवक से बातचीत करने की कोशिश की, जिससे वो युवक नाराज हो गया। वो युवक दूसरे डिब्बे में चला गया। मोकामा घाट स्टेशन पर नंदलाल फिर उस डिब्बे में आ गया जिसमें वो युवक बैठा था। इस बीच सब इंस्पेक्टर ने अपने शक के बारे में मुजफ्फरपुर पुलिस को तार भी दे दिया था। मोकामा स्टेशन पर उसे जवाबी तार मिला कि वो उस युवक को शक के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर ले। जैसे ही युवक को पता चला कि उसे पकड़ा जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म पर ही कूद गया। युवक लेडीज वेटिंग रूम की तरफ भागा, जहां जीआरपीएफ के एक जवान ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी उस युवक ने पिस्टल निकालकर उस जवान की तरफ फायर किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। घेर लिए जाने के बाद उसने अपने आप को 2 गोलियां मारी, एक कॉलर बोन के पास और दूसरी गले में। वो व्यक्ति वहीं गिर गया और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। वो युवक कोई और नहीं, अमर शहीद प्रफुल्ल चाकी थे। उनके शव को शिनाख्त के लिए मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां तहसीलदार खां और फयाजुद्दीन ने शिनाख्त की कि ये वही शख्स है जो खुदीराम बोस के साथ क्लब के पास मंडरा रहा था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रफुल्ल चाकी के शव को खुदीराम बोस को दिखाया गया। खुदीराम बोस ने अपने साथी के शव की पहचान की, लेकिन उन्होंने उसका नाम दिनेश चंद्र रॉय बताया था। जब उनको चाकी की पिस्टल दिखाई गई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि दिनेश ने उन्हें बताया था कि उनके पास एक पिस्टल है। इस घटना के 5 महीने बाद 9 नवंबर 1908 को प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने वाले नंदलाल बनर्जी की कलकत्ता में श्रीश चंद्र पाल और गणेंद्र नाथ गांगुली ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश कर्णडक की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम को अदालत में लाया जाता था तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत करते थे। 13 जून 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत की आज़ादी के इतिहास में पहली बार एक किशोर युवक को फांसी दी गई। उस समय उनके हाथ में गीता की एक प्रति थी और उनकी उम्र थी 18 साल 8 महीने और 8 दिन। जेल के बाहर उन्हें विदाई के लिए एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस की शहादत पर कई लेख लिखे। पुणे से प्रकाशित मराठा के 10 मई 1908 के अंक में उन्होंने लिखा, यह चरम प्रतिवाद को साकार रूप में प्रस्तुत करने के लिए चरम विद्रोह का मार्ग है और इसके लिए अंग्रेज सरकार ही जिम्मेदार है। पूरे देश में खुदीराम बोस के चित्र बांटे गए। अपने एक व्याख्यान में साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट को खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के आरोप में अध्यापक की अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ गई थी। खुदीराम बोस के एक चित्र को मुंशी प्रेमचंद ने अपने अध्ययन कक्ष की दीवार पर स्थान दिया था। खुदीराम बोस की शहादत का सबसे बड़ा असर विद्यार्थियों पर पड़ा। उनके बीच वंदे मातरम और आनंद मठ के पठन पाठन में रुचि पैदा हो गई। बंगाल के दस्तकारों ने एक खास धोती बुनना शुरू कर दी थी जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा रहता था। पीतम्बर दास ने उनके सम्मान में एक गीत लिखा था
जो आज भी बंगाल के घर घर में गाया जाता है। ये गीत है एक बार विदाई देमा घूर असे। इसका अर्थ है एक बार विदा तो देमा ताकि मैं घूम कर आ जाऊं। इस गीत की आखिरी पंक्तियों में लिखा है 10 मास 10 दिन पोरे जन्मो नेबो मासीर घरे मागो तो खून जोदी ना चीनते पारिस देख भी गोलाए फांसी। इसका अर्थ है ओ माँ, आज से 10 महीने 10 दिन के बाद मैं मौसी के घर फिर जन्म लेकर लौटूंगा। अगर मुझे न पहचान पाओ तो मेरे गले में फांसी के फंदे का निशान देखना। तो ऐसे थे अमर शहीद वीर खुदीराम बोस और वीर प्रफुल्ल चाकी, जिन वीरों ने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उन्हीं वीरों को हम भुलाए बैठे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सकें जो इनके इतिहास से परिचित नहीं हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं सूचना क्रांति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।